अध्याय 4 अवैध पिरामिड योजनाएं। अवैध पिरामिड योजना पैसा बनाने वाला एक घोटाला होता है जिसमें निचले स्तर पर जुड़े लोग पैसा कमाने की तलाश से पैसा तो लगाते हैं, परंतु अपेक्षित सेवाओं के ऊपर से नीचे की दिशा में पहुंचने के अभाव में इसके शीर्ष पर बैठे लोग और अमीर तथा पिरामिड में नीचे काम करने वाले लोग और गरीब होते चले जाते हैं। चेन लेटर, एयरप्लेन गेम, मनी टी गेम आदि इसके वे उदाहरण हैं जिस पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है। चेन लेटर कैसे काम करता है? एक दिन अचानक आपको किसी परिचित अथवा अपरिचित व्यक्ति द्वारा भेजा गया एक ईमेल या पत्र प्राप्त होता है। पत्र की भाषा इतनी अधिक प्रभावशाली होती है कि आप इसमें बताए गए निर्देशों का पालन करने पर बाध्य हो जाते हैं। पत्र के अनुसार ऐसा करने पर 2 से 4 हफ्तों के भीतर आपका अमीर बनना सुनिश्चित होता है। चलो कुछ तो हाथ लगेगा ही, ऐसा सोचकर आप इसमें भाग लेने का फैसला करते हैं। पत्र में नीचे कुछ लोगों के नाम पते दिए होते हैं, जिनमें से सबसे ऊपर वाले व्यक्ति को आपको एक सुनिश्चित धनराशि मनी ऑर्डर के द्वारा भेजनी होती है तथा ऊपर वाले व्यक्ति के नाम को निकालकर सूची में सबसे नीचे अपना नाम पता जोड़कर इस पत्र की प्रतियां अपने 50 जानकार लोगों को भेजनी होती है। पत्र में विशेष निर्देश दिए होते हैं कि आप यह सब 24-48 घंटे के भीतर ही करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा न कर पाने के परिणाम स्वरूप बर्बाद हुए लोगों की कहानियाँ भी इन पत्रों में पढ़ी जा सकती हैं और यही चेन लेटर्स का दोष भी है, क्योंकि चैन के टूटने अथवा रुक जाने से सारा खेल खत्म होने का खतरा बना रहता है। इसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति यदि 24 से 48 घंटे के भीतर मनी ऑर्डर तथा पत्र भेजने का काम करते रहें तो पिरामिड के लोगों को अच्छा मुनाफा होता है, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं, क्योंकि यह असंभव है। सच्चाई तो यह है कि इस प्रकार की योजनाएं तैयार करने वाले लोग इससे सदैव पैसा बनाते हैं, जबकि पिरामिड में नीचे काम करने वाले लोग इसमें अपने नीचे होने का खामियाजा भुगतते हैं। अवैध लॉटरी योजनाएं। पैसा कमाने का कोई भी जरिया तब तक अवैध ही माना जाता है जब तक कि उसे स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा प्रांतीय अधिकारियों की निगरानी में ना किया जाए। अमेरिकी डाक विभाग का एक विशेष अन्वेषण प्रवर्तन विभाग है जिसका मुख्य कारण चेन लेटर्स योजनाओं में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करता है। वे ऐसे लोगों को पकड़कर सीधा उन्हें जेल में डाल देते हैं और चाबी फेंक देते हैं। असीमित अधिकारों वाले ये फेडरल एजेंट बड़े ही निर्दयी होते हैं। ये हथकड़ी, बंदूक तथा हथियारों से सदैव लैस रहते हैं। IRS एजेंट तक इनके सामने थर-थर कांपते हैं। चैन लेटर एक अवैध लॉटरी योजना है, जबकि गिरजाघर के बाहर ट्यूसडे नाइट बिंगो अथवा गैर व्यावसायिक समूहों की लाभांश वृद्धि वाली योजनाएं तथा राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चालित लॉटरियां पूरी तरह वैध हैं। तुरंत पैसा कमाने का एक और जरिया है एयरप्लेन गेम। मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे काम करता है। एयरप्लेन गेम। इस खेल में लोगों का एक समूह एकत्रित होकर एक काल्पनिक विमान की रचना करता है जिसमें कुछ यात्री होते हैं, एक चालक तथा एक सहचालक। यात्री इस विमान में 1500 से 50,000 तक लगाकर अपनी अपनी सीट खरीदते हैं, जिसकी राशि खेल की प्रकृति पर आधारित होती है। एक बार यात्री बन जाने पर आप अपने विमान में नए यात्रियों की भर्ती आरंभ करते हैं। प्रत्येक नए यात्री के जुड़ने के साथ ही आपका स्तर भी बढ़ता चला जाता है। पर्याप्त मात्रा में यात्रियों की भर्ती करने पर आप सहचालक और बाद में चालक बन जाते हैं। चालक तथा सहचालक यात्रियों को नए लोगों को खेल में शामिल करने के लिए प्रशिक्षित भी करते हैं। पैसा कहाँ चला जाता है? पायलट की जेब में। उदाहरण के लिए, यदि आप पायलट हैं तो 1500 प्रति सीट के हिसाब से 10 नए यात्री विमान में शामिल होते हैं तो आपको कुल 15,000 का लाभ होता है। एक नए यात्री को पायलट बनने में लगभग 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है। इसके बाद पायलट क्या करता है? अपने द्वारा कमाए गए धन का आनंद लेता है या फिर किसी दूसरे एयरप्लेन गेम में
अपने लिए एक नई सीट खरीदकर खेल को नए सिरे से दोहराता है। यह सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक कि लोग आपके विमान में सीट खरीदते रहते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा कभी नहीं होता। एयरप्लेन गेम में अधिकतर ऐसे लोग शामिल होते हैं जो करोड़पति बनने के लालच में अपने 1500 तो लगा देते हैं, परंतु अपने नीचे नए लोगों को जोड़ने में नाकामयाब रहते हैं, जिसके चलते पिरामिड में ऊपर बैठे लोग इससे अपने ऊपर होने का सदैव फायदा उठाते रहते हैं। एक अनार 100 बीमार। इन योजनाओं का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह अधिकतर लोगों को हानि पहुंचाती है। पिरामिड में शामिल हजारों लाखों लोग अपने नीचे नए लोगों को शामिल करा पाने में सफल रहते हैं, जिसके कारण श्रृंखला टूट जाती है। परिणाम स्वरूप आपका हृदय लगाया हुआ पैसा तक वापस नहीं आता। इन योजनाओं में कुछ भाग्यशाली लोग ही पैसा बनाते हैं, जबकि पिरामिड के निचले स्तर पर काम कर रहे लोगों को धैला भी हाथ नहीं लगता। इस प्रकार के खेलों को खेलने के लिए हजारों लाखों रुपयों की आवश्यकता होती है। ढूंढने पर हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं जो इन घटिया योजनाओं के चलते तबाह हो चुके हैं, तथा यह बात तय है कि इस प्रकार की योजनाएं अंततः बंद हो जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंत में ये न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने जब एयरप्लेन गेम का भांडा फोड़ा तो सब लोग यह जानकर हैरान रह गए थे कि इसकी स्थापना एक आतंकवादी गिरोह द्वारा की गई थी। पोंजाई स्कीम। अवैध पिरामिड योजनाओं की एक अन्य श्रेणी है पोंजाई स्कीम। इसका यह नाम एक इटली प्रवासी कार्लो चार्ल्स पोंजी के नाम पर पड़ा। पोंजी वर्ष 1900 के शुरुआती दौर में कनाडा से अमेरिका आया था, जहां उसने जाली चेक जारी करने के जुर्म में अपना सब कुछ समय जेल में काटा था। अवैध तस्करी के धंधों में लिप्त होने के कारण अपना अंतिम समय उसने अमेरिका की फेडरल जेल में भी गुजारा। यही पोंजाई वनस्पति विभाग शास्त्री होता तो उसे इतिहास ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता जिसने पैसे के पेड़ की खोज की थी। वर्ष 1920 से पूर्व विश्व के सभी डाकघर इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन जारी करते थे, जिसकी अदला बदली विश्व स्तर पर कहीं भी डाक टिकटों के रूप में की जा सकती थी। पोंजाई इन कूपनों को महंगे देशों से खरीदकर सस्ते देशों में बेच दिया करता था, जिससे उसे भारी मुनाफा होता था। पोंजाई ने एक कंपनी की स्थापना भी कर डाली। इस कंपनी ने 150 कीमत के लाखों कूपन छपवाए, जिन्हें वे अपने निवेशकों को मात्र 100 रुपये में बेच दिया करते थे। निवेशक ठीक 90 दिनों के पश्चात इन कूपनों के बदले 50% मुनाफे के साथ 150 ले लिया करता था। यह उन दिनों की बात है जब बैंक की ब्याज पर भी 4% हुआ करती थी। शुरू में तो लोग अविश्वास के चलते पोंजाई की कंपनी में कम पैसा लगाते थे, परंतु एक दो बार 50% मुनाफा कमाने के बाद लोगों ने हजारों में निवेश करना आरंभ कर दिया। अब पोंजाई ने भी ग्राहकों को लुभाने के लिए निवेश के अंतराल को घटाकर 45 दिन कर दिया था। पोंजाई दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से तरक्की कर रहा था। निवेशकों के साथ साथ पोंजाई भी अमीर होता जा रहा था। वित्तीय जगत उसके दिमाग का लोहा मानने लगा था। लोग उसे जीनियस कहा करते थे। उसने द हैनोवर ट्रस्ट कंपनी नामक एक स्थानीय बैंक को भी खरीद लिया था। वह लक्सी संगठन नामक महंगे इलाके में रहता था। लोग उसका आदर किया करते थे। पोंजाई की पोल खुली सन 1920 में, जब लोगों को पता चला कि इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन अब बंद कर दिए गए हैं। पोंजाई इंटरनेशनल रिप्लाई कूपनों के बहाने टोपियां घुमा रहा था। वह आज इकट्ठा हुए पैसों से निवेशकों के बकाया पत्रों का भुगतान किया करता था। सच्चाई तो यह थी कि पोंजाई ने 100 से अधिक के रिप्लाई कूपन कभी खरीदे ही नहीं। धोखाधड़ी के आरोप में पोंजाई को 9 वर्ष की सजा सुनाई गई, परंतु जमानत लेकर वह फ्लोरिडा चला गया, जहां उसने दलदल वाली जमीन बेचकर घोटाला किया। उसे फिर पकड़ लिया गया। अंत में उसे इटली भेज दिया गया, जहां 1941 में उसकी मौत हो गई। धन चक्कर। पोंजाई स्कीम में कितने रुपयों का घोटाला हुआ, यह आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। पोंजाई स्कीम के बंद होने तक निवेशकों को
$1.5 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। ध्यान रखें, मैं 100 साल पहले बात कर रहा हूँ। कार्लो चार्ल्स पोंज़ी को अब तक की सबसे बड़ी अवैध पिरामिड योजना का जनक कहा जा सकता है। एक व्यक्ति का पैसा दूसरे को घुमाने के कारण पोंज़ी स्कीम की अवैध ठहराया गया, जिसमें आपको पैसा तभी मिलेगा जब तक यह धनचक्र भलीभांति घूमता रहेगा। इस तंत्र में जब नए निवेशक पैसा लगाना बंद कर देते हैं तो यह चक्का भी घूमना बंद कर देता है। परिणाम स्वरूप सारा खेल ताश के पत्तों के महल की भांति ढह जाता है, जिसके चलते अंतिम निवेशक अपना पैसा खो देते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो पिरामिड के निचले स्तर पर कार्यरत सभी लोग तबाह हो जाते हैं। पोंज़ी ने पिछले बिलों का भुगतान उस पैसों से किया जो उसके पैसे पास ना तो आया था और ना ही जिसके आने की गारंटी थी, तथा यह चक्र वर्ष 1920 तक चला। कुछ जाना पहचाना सा तरीका लगा। हाँ, मुझे भी। दुनिया भर की सरकारें, व्यापार तथा शिक्षा जगत आज वही सब तो कर रहे हैं जो पोंज़ी ने किया। अगले अध्याय में हम कई बड़े पिरामिड का अध्ययन करेंगे जिन्होंने कार्लो पोंज़ी को भी पीछे छोड़ दिया। और मज़े की बात तो यह है कि ये सब योजनाएं पूर्णतः वैध हैं। क्या उन्हें वैध रहने का अधिकार है? इसका फैसला आप स्वयं करें।